हाँ तो बच्चों अपन क्या है आज पढ़ेंगे रुधिर। रक्त है उसका अध्ययन करेंगे, रक्त का संगठन है उसका पूरा अध्ययन करेंगे। रक्त को अपन कहते हैं ब्लड, ब्लड के नाम से इसको जाना जाता है। अब एक्चुअल में ये ब्लड है। सबसे पहले आपको बताना है कि रक्त एक तरह का तरल संयुक्त ऊतक है। रक्त किस तरह का ऊतक है? तरल संयुक्त ऊतक है। इस रक्त में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, आपको उन सब सवालों को याद करना है। ठीक है, इसमें बड़ा सवाल भी आता है, छोटा सवाल भी आता है, तो अपने को क्या करना है, ये सब याद करना है कि रक्त के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आज के टाइम में बच्चों क्या है, रक्त के कार्य पूछे जाते हैं। रक्त के क्या कार्य हैं, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका क्या कार्य है, रक्त के अंदर जो आरबीसी है उसका क्या कार्य है, रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी उसका क्या कार्य है, रक्त के अंदर रक्त बिंबाणु उसका क्या कार्य है। अब रक्त है उसमें आरबीसी के अंदर केंद्रक है कि नहीं है, ये सब सवाल बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें सवाल बनते जाएंगे। हर पर्सन के अंदर से, हर लाइन के अंदर सवाल है। तो अपने को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये सब सवाल आ रखे हैं परीक्षा के अंदर, अलग अलग परीक्षा के अंदर अलग अलग सवाल आ रखे हैं। सवाल आता है सबसे पहले, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है या सहज ऊतक है? तो अपने को बताना रक्त तरल सहज ऊतक है। फिर रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के विश्वडांग से होती है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के विश्वडांग से होती है। रक्त है उसकी उत्पत्ति भ्रूण के विश्वडांग स्तर से होती है। भ्रूण के 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के विश्वडांग स्तर से होती है। फिर आता है रक्त की पीएच। रक्त की पीएच लगभग 7.4 होती है, यानी हल्का क्षारीय है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये सवाल भी आ रखा है परीक्षा के अंदर कि रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है शरीर के बाहर का 8% बाहर रक्त होता है। शरीर का जितना बाहर है उसका 8% बाहर किसका है? रक्त का है। जैसे मान लो कोई 50 किलो का है तो उसमें 4 लीटर खून है। जैसे कोई 70 किलो का है तो उसमें 5 लीटर के आसपास खून है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 लीटर के आसपास रक्त होता है, यानी 5 लीटर खून होता है उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 40 किलो का है तो उसके अंदर क्या होगा, कितना खून होगा, आप इससे ज्ञात कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बताना है इसकी श्यानता। इसकी श्यानता क्या होती है? जल से 3 गुना अधिक होती है। इसकी श्यानता जल से 3 गुना अधिक होती है। ठीक है, श्यानता का मतलब तेल होता है, उसको आप गिराते हो, वो जमीन पे चलता है, वो धीमे धीमे चलता है। पानी आप गिराओगे वो अधिक जलेगा। तो रक्त गाढ़ा होता है, थोड़ा कैसा होता है, रक्त थोड़ा गाढ़ा होता है, जल से 3 गुना अधिक गाढ़ा होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। रक्त का स्वाद हल्का नमकीन होता है, यानी ये नमकीन स्वाद होता है। इसमें आयन होते हैं, उन आयनों के कारण रक्त का स्वाद कैसा होगा? हल्का नमकीन होगा। आप कभी कभी खून आता है ऐसे चूसते हो तो आप उसका स्वाद महसूस करना, टेस्ट महसूस करना, इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। तो सबसे पहला सवाल है, रक्त तरल सहज ऊतक है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इसकी पीएच है, ये सवाल भी आ रखा है, पीएच 7.4 होती है, हल्का क्षारीय है। शरीर के बाहर का 8% बाहर रक्त है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 लीटर के आसपास खून होता है। फिर अपन कहते हैं इसकी श्यानता जल से 3 गुना अधिक होती है। इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। अब अपन रक्त का संगठन पढ़ेंगे कि रक्त के क्या क्या भाग होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है प्लाज्मा और एक का नाम होता है रक्त कणिका। प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिका। तो इसके 2 भाग है, प्लाज्मा और रक्त कणिका। हाँ तो रक्त है, उस रक्त का अपन संगठन पढ़ेंगे। रक्त के 2 भाग है, पहला भाग है जिसको कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा भाग है रक्त कणिका। रक्त कणिका, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा इसका क्या है, जो प्लाज्मा है वो इसका 55% पार्ट होता है रक्त का, 55% भाग प्लाज्मा है और 45% भाग क्या है, रक्त कणिका है। अब रक्त कणिका होती है, इसको ब्लड कार्पस कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। रक्त कणिका 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है रक्त बिंबाणु।
रक्त बिंबाणु। तो 3 है। पहली है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी को अपन क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पस, रेड ब्लड कार्पस। और ये जो WBC है इसको अपन कहते हैं, ये क्या है? ये ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। ये ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये WBC है वो लगभग क्या है आपको बताना है कि श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानी जाती है। श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। और ये जो रक्त बिंबाणु है इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ये अपने को ध्यान रखना है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ये जो श्वेत रुधिर कणिका है ये 2 तरह की होती हैं। एक का नाम होता है कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट कणिकामय। और दूसरी होती हैं जिसका नाम होता है अकणिकामय यानी ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ये जो अकणिकामय है वो 2 तरह की हैं। एक का नाम होता है एक केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट, मोनोसाइट। और दूसरी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं लसीकाणु, जिसको कहते हैं लसीकाणु। और ये कणिकामय है, ये 3 तरह की हैं। सबसे पहली है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल उदासीन रंजी। दूसरी है जिसका नाम है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। तीसरी है जिसका नाम है बेसोफिल। तो ये आपको इसका कंपोजिशन याद रखना है। सबसे पहले ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। प्लाज्मा रक्त का कितने % पार्ट है? 55% पार्ट है। रक्त कणिका कितने % पार्ट है? 45% पार्ट है। अब रक्त कणिका है वो 3 तरह की हैं, आरबीसी, WBC और रक्त बिंबाणु। जो आरबीसी उसको रक्त लाल रुधिर कणिका कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं और रक्त बिंबाणु को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब ये रक्त बिंबाणु हैं जो ये अपन कह रहे हैं श्वेत रुधिर कणिका, वो 2 तरह की हैं, कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल 3 तरह की हैं और अकणिकामय 2 तरह की हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब अपन क्या है प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। अपन एक टॉपिक लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब प्लाज्मा के बारे में ऐसे बताओगे, ये रंगहीन तरल है, ये रंगहीन तरल होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। प्लाज्मा में जल ही होता है, इसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। 10% में से क्या होता है, लगभग 8 से 9 या 7 से 8% या 7 से 9% क्या है कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 1 से 2% क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। अब प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, आयन होते हैं। जैसे सोडियम आयन है, जैसे पोटेशियम आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, जैसे फॉस्फेट आयन है, जैसे आपको बताना है लोहा है, ये सब इसमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहले है प्लाज्मा प्रोटीन, ये अपने को ध्यान रखना है। प्लाज्मा प्रोटीन 4 से 5% होते हैं, 4 से 5% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है। अब सवाल आता है प्लाज्मा प्रोटीन है, उनके नाम बताओ। ये सवाल यहाँ से फुटअप होता है
कि रक्त है, उस रक्त में कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है। तो इसमें 4 प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा प्रोटीन है, पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम है प्रोथॉम्बिन, प्रोथॉम्बिन। और चौथा है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, चौथा है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। तो ये क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। पहला प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथॉम्बिन, दूसरा है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन और चौथा है एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन है, इस एल्ब्यूमिन का काम होता है रक्त का परासरण विभव बनाए रखना। जो रक्त की परासरणीय सांद्रता है उसको बनाए रखना। ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त की परासरणीय सांद्रता है, रक्त के अंदर जल की मात्रा कितनी रहेगी, उसका नियंत्रण कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। अब ग्लोब्यूलिन क्या करता है, अल्फा, बीटा और गामा ये प्रतिरक्षी पिंडों का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना है, ये एंटीबॉडीज बनाएगा। ये ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षी पिंडों का निर्माण करेगा, यानी प्रतिरक्षा पिंड है जो अल्फा, बीटा और गामा प्रतिरक्षी पिंड है उनका निर्माण करता है। और प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन यकृत में बनते हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन है। इनकी विशेषता, ये रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। ये रक्त स्कंदन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके अलावा इसमें भोज्य पदार्थ होते हैं, इसके अलावा इसमें भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा के अंदर एमिनो अम्ल होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, एमिनो अम्ल होगा, ग्लूकोज होगा, विटामिन होंगे, ये प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं भोज्य पदार्थ। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये इसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोन पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कुछ अन्य घुलनशील गैसें भी पाई जाती हैं। इसके अंदर कुछ अन्य घुलनशील गैसें भी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो जब आपने इस प्लाज्मा का संगठन देखा तो सबसे पहले तो प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है, ये रंगहीन तरल है, इसमें घुलनशील गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर अब प्लाज्मा के अंदर 90% जल है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। अब इतने सारे कार्बनिक पदार्थ है, इतने सारे अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो होता है सोडियम। तो सवाल आता है कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्लाज्मा, कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है जो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है, सोडियम। ये जो अकार्बनिक पदार्थ है ये भी परासरण विभव को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ये परासरण विभव है जो परासरणीय सांद्रता है उसको बनाए रखने में सहायता करते हैं, यानी एल्ब्यूमिन की तरह काम करते हैं। अब आता है सवाल, कार्बनिक पदार्थ है उसमें भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और प्लाज्मा प्रोटीन है। इन चारों प्लाज्मा प्रोटीन में से ये प्रोथॉम्बिन, फाइब्रिनोजन दोनों बनते यकृत में हैं, लेकिन ये रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। खून का थक्का जमाना होता है उस समय ये दोनों प्रोटीन काम आते हैं। फिर ये प्लाज्मा प्रोटीन के दो नाम और हैं, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये नाम भी याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन परासरणीय सांद्रता को बनाए रखता है और ग्लोब्यूलिन अल्फा, बीटा और गामा प्रतिरक्षी पिंडों का निर्माण करता है। अब अपन रक्त कणिका का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा के बाद अपन क्या है, जो लाल रुधिर कणिका है, आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस है, उसका अध्ययन करेंगे आरबीसी का, कि आरबीसी क्या है। तो आरबीसी में सबसे पहले आपको बताना है कि इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले इसका जीवन काल, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी 120 दिन के आसपास ये जिंदा रहती हैं। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती हैं, ठीक है। फिर इसका आकार होता है वर्ताकार, डिस्क रूपी, वर्ताकार, डिस्क रूपी और उभय अवतल। ये अपने को आकार ध्यान रखना है। आकार के सवाल सीधा पूछा जाता है कि इसका आकार उभय अवतल होता है
या उभया उत्तल होता है। तो आपको याद रखना है बाइकॉनकेव। ये सवाल आ रखा है परीक्षा के अंदर कि इसका आकार बाइकॉनवेक्स होता है या बाइकॉनकेव होता है। तो उभया अवतल आकार होता है इसका। अवतल कैसा है? उभया अवतल आकार होता है। उभय उत्तल और अवतल में आपको क्या करना, अक्कड़ पकड़ नहीं खेलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उभय अवतल आकार याद रखना, ये सवाल आ रखा है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। फिर उसके बाद आरबीसी है, इसकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है पुरुषों के अंदर, और महिलाओं के अंदर इसकी संख्या होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर महिलाओं में इसकी संख्या होती है। पुरुषों में इसकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में इसकी संख्या 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। फिर उसके बाद ये जो अपन आरबीसी है, इस आरबीसी के बारे में आगे बताएंगे कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। जो परिपक्व आरबीसी है, जो परिपक्व आरबीसी है, जो मैच्योर आरबीसी है, उसमें केंद्रक का अभाव होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि परिपक्व के अंदर केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। और कोशिकांग का भी अभाव होता है, यानी इसमें कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे आपको बताना गोल्जी काय है, ये सब कोशिकांग भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें जो परिपक्व आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है? तो आपको बताना नहीं, सभी स्तनधारी है, जितने भी जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी की आरबीसी के अंदर, स्तनधारी की आरबीसी के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। ये सवाल आया हुआ है परीक्षा के अंदर, क्या स्तनधारी की आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है? तो आपको ये लाइन याद रखनी है, अभाव। आरबीसी है, ऊंट और लामा इसके अपवाद है। जो ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी होते हैं जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, जिसकी आरबीसी है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट तो आप जानते हो, लामा भी ऊंट की तरह ही होता है, अफ्रीका में पाया जाता है। सारा मरुस्थल में जो ऊंट पाया जाता है उसको कहते हैं लामा। तो ऊंट और लामा एक ही बात है, ये अफ्रीका में पाया जाता है इसलिए इसका नाम लामा हो गया। तो ये आरबीसी है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिकांग अभाव होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के आपने सबसे पहले बताया जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी वृत्ताकार डिस्क रूपी उभय अवतल होती है। आरबीसी की संख्या पुरुषों के अंदर 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं के अंदर 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है और इसमें कोशिकांग का भी क्या होता है, अभाव होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी है उसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी यकृत में बनती है। ये सवाल आता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ये सवाल अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है जो आरबीसी है, आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन है। उसके पश्चात उसका अपघटन, जब वो मर्द हो जाती है तो उसका अपघटन होता है प्लिया के अंदर, स्प्लीन के अंदर। अब सवाल आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। ये सवाल भी आ रखा है कि जब आरबीसी मर जाती है उसका अपघटन होता है कहाँ पर? प्लिया, जो स्प्लीन है इसको कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आपको ये ध्यान रखना है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं इसको प्लिया को। इसके अलावा यकृत है, उसके अंदर भी क्या होता है? आरबीसी का अपघटन होता है, ठीक है। अब अपन कहते हैं ये जो आरबीसी है, इस जब आरबीसी का अपघटन होता है, जब आरबीसी का अपघटन होता है तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका अपघटन होगा और इसमें से लोहा धातु है वो तो कहाँ संग्रहित हो जाएगी? यकृत में। और जो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अपघटन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनेंगे। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनेंगे। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होगा। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपको बताना है उत्सर्जी पदार्थ है और इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? पित्त वर्णक के नाम से जानते हैं।
इन दोनों को पित्त वर्णक कहते हैं। ये भी सवाल आ रखा है। पित्त वर्णक के नाम लिखो, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों उत्सर्गी पदार्थ होते हैं और ये पित्त रस में पाए जाते हैं। जैसे आरबीसी का अपघटन होगा, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन की विशेषता क्या है कि इसमें लोहा है वो तो यकृत में संग्रहित हो जाएगा और इसके अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अपघटन से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन उत्सर्गी पदार्थ बनेंगे। ये पित्त वर्णक है। जो पित्त रस का भाग है ये क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो आरबीसी है, इस आरबीसी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, यानी आरबीसी बहुत अधिक संख्या में होती है और डब्ल्यूबीसी बहुत कम संख्या में होती है। ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1 है। आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का 99% आरबीसी है, यानी कुल रक्त कणिकाओं का 99% क्या है, आरबीसी है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन आरबीसी है उसका आगे और कुछ पॉइंट है उनके बारे में आपको बताएंगे कि आरबीसी, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। आरबीसी है, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अकेली आरबीसी पीले रंग की दिखाई देती है। एक आरबीसी वो पीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन जब ये गुच्छे में होती है तब ये लाल रंग की दिखाई देती है। आरबीसी है उसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी उसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर श्वसन वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल याद रखना है, क्वेश्चन आता है आरबीसी का जीवन काल कितना है, इसका आकार कैसा है, वर्ताकार, डिस्क रूपी, उभय अवतल है। फिर उसके बाद इनकी संख्या पुरुषों के अंदर 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं के अंदर 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ऊंचाई पर जाने पर क्या आरबीसी की संख्या बढ़ती है, तो आपको बताना हाँ, जैसे ही अपन पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ये अपने को ध्यान रखना है कि 52 लाख से संख्या बढ़कर किसी किसी की आरबीसी कम होती है तो डॉक्टर कहता है आप ऊंचाई वाले क्षेत्र में कुछ दिन घूमने जाओ, तो वहां पर जाते ही आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण अभी अपन पढ़ेंगे कैसे बढ़ती है। 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या है, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या महिलाओं में। फिर ये केंद्रक है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। इसमें कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें आरबीसी में केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। आरबीसी का अपघटन प्लिया और यकृत में होता है। प्लिया और यकृत दोनों आरबीसी का अपघटन करते हैं। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। फिर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसी का अपघटन होता है तो हीमोग्लोबिन में से लोहा है वो यकृत में संग्रहित हो जाता है और जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पित्त वर्णक बनते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये उत्सर्गी पदार्थ है, ये पित्त रस का भाग है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी है उसके अंदर एक श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। अब अपन आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अध्ययन कर लेंगे। अब आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर और अध्ययन करते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं। आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में श्वसन वर्णक है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। H बड़ा लिखा जाता है और B छोटा लिखा जाता है। अब ये श्वसन वर्णक दो शब्द है, ये श्वसन में सहायता करता है और ये रक्त को लाल रंग देता है। ये रक्त को क्या देगा, लाल रंग देगा, इसलिए इसका नाम है वर्णक। तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रुधिर लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। ये सवाल भी आता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, 4। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। जहाँ दाब कम होगा ये हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। यानी जहाँ दाब, ये ऑक्सीजन है
वो हीमोग्लोबिन से जुड़ना एक ऐसी क्रिया है, जब जरूरत हुई तो जुड़ गया, जब जरूरत नहीं हुई तो ये अलग हो गया। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। अब अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन के दो भाग है, एक का नाम होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम इसका 5% भाग है और ग्लोबिन इसका 95% भाग है। ग्लोबिन एक्चुअल में इसका रंगहीन भाग है। कैसा भाग है, रंगहीन भाग है। और हीम है वो इसका रंगीन भाग है। इसके अंदर पोरफायरिन वलय होती हैं, इसके अंदर पोरफायरिन वलय होती हैं, जिसमें लोह का अणु पाया जाता है फेरस अवस्था में, ये ध्यान रखना है, Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। इसमें पोरफायरिन वलय के अंदर लोहा के अणु पाए जाते हैं, 4 लोहे के अणु पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, ग्लोबिन 95% भाग है, ये रंगहीन भाग है। और इसकी विशेषता है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि एक व्यक्ति है वो अंधेरे कमरे में सो रहा है और कमरे के अंदर उसने सिगड़ी चालू कर दी, या वो कमरे के अंदर क्या करता है, चिमनी चालू करके सो जाता है, तो सुबह तक उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो इसका कारण है हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। जो धुआं निकलता है सिगड़ी से उसमें एक जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ जुड़कर एक स्थायी पदार्थ बनाता है, एक स्थायी पदार्थ बनाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से परमानेंटली जुड़ जाती है और ये स्थायी उत्पाद बनता है मैथेक्स और मैथेक्सी हीमोग्लोबिन। ये काफ़ी विषैला पदार्थ है। इसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को मिल नहीं पाती है और ऑक्सीजन शरीर के सब भागों में नहीं मिलती है, जिसके कारण वो व्यक्ति मर जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछा कि एक व्यक्ति है वो चिमनी जलाकर सोएगा तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाएगी सुबह तक, तो चिमनी का धुआं है, जो सिगड़ी का धुआं है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये हीमोग्लोबिन से स्थायी बंध बना लेती हैं और बन जाता है एक जहरीला पदार्थ। और अपने हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो जुड़ चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इससे स्थायी रूप से जुड़ती है, परमानेंटली जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपको कभी भी क्या है, किसी कमरे के अंदर आप जैसे क्या करते हो कि सुबह सुबह बाइक चालू करते हो या कार चालू करता है, उसका धुआं निकलता है, उस धुएं में भी ये विषैली गैस होती है, जहर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये निकलता है। तो आपको ऐसे महसूस होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही हैं और एक जहरीला पदार्थ बन रहा है। पेड़ पौधों के नीचे भी रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ती हैं। अब आरबीसी की सतह पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। यह भी क्वेश्चन आ रखा है कि आरबीसी की सतह पर कौन सा एंजाइम होता है, प्लाज्मा झिल्ली पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आरबीसी के अंदर सवाल है, वो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब अपन डब्ल्यूबीसी का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। अब अपन डब्ल्यूबीसी है उसका अध्ययन करेंगे, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। इस डब्ल्यूबीसी है इसकी अपन विशेषता पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी है श्वेत रुधिर कणिका, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस जब डब्ल्यूबीसी को देखते हैं तो ये लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। 7000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। 7000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या है, पर क्यूबिक मिलीमीटर 7000। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं ब्लड कैंसर। आपने नाम सुना होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ऐसा रोग है
जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ये WBC की संख्या जब बढ़ जाती है और WBC की संख्या बढ़कर लगभग 20 से 40 हजार के बीच हो जाती है तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। इसमें WBC शरीर के अंगों को खा जाती हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है, इससे व्यक्ति की सीधी मृत्यु होती है। अब जिसको ब्लड कैंसर हो गया उसका अब जिंदा रहना असंभव है, क्योंकि वो WBC पूरे शरीर के अंगों को खा जाती हैं और कुछ ही टाइम के अंदर 2-3 महीने के अंदर ये व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें बार बार या तो खून चेंज किया जाता है या उसमें WBC उसको कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है, लेकिन ये बीमारी लाइलाज बीमारी है। WBC की संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 7000 प्रति घन मिलीमीटर है और इसके अंदर संख्या बढ़कर 40,000 से 50,000 हो जाती है प्रति घन मिलीमीटर। फिर इस WBC की विशेषता है, इसका जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन के आसपास होता है। ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती है WBC, ठीक है। WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ WBC होती हैं जिसका निर्माण थाइमस ग्रंथि के अंदर और कुछ का अंदर क्या होता है, लसिका ग्रंथियों के अंदर भी किसी का निर्माण होता है। तो अपन कहते हैं इनका जीवन काल 4 से 5 दिन है, काफी लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है। इसका मेन काम है प्रतिरक्षा। इसका मेन काम होता है शरीर की सुरक्षा करना। हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ये रंगहीन होती हैं, यानी ये रंगहीन है, इनका कोई कलर नहीं होता है। ये वर्ताकार आकार की होती हैं और इसमें केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो WBC है उसको कोशिका दरों के आधार पर और कोशिका दरों के साथ ही अपन कहते हैं केंद्रक के आधार पर और इसको अभिरंजन के आधार पर 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक का नाम होता है जिसको अपन कहते हैं कणिकामय WBC और दूसरा होता है जिसका नाम होता है अकणिकामय WBC। ध्यान रखना है कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। जो कणिकामय है उसको अपन कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। अब जो कणिकामय होती है उसके कोशिका दल में वो कण रूपी होता है, उसका कोशिका दल कण रूपी होता है और इसमें केंद्रक है वो छोटी छोटी पालियों में बटा होता है। केंद्रक में पालियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको बहुरूपी केंद्रक वाली कोशिका भी कहते हैं। बहुरूपी केंद्रक वाली कोशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी सवाल आता है कि इसमें केंद्रक है वो गोल आकार का होता है या ऐसे छोटी छोटी पालियां होती है केंद्रक में और ये पालियां आपस में तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये कणिकामय है। इसमें अभिरंजन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटेंगे। अकणिकामय है ये 35% है और इसकी विशेषता है कि ये 65% है कणिकामय। में कण नहीं होते हैं, या तो इसमें केंद्र गोल आकार का होगा या केंद्र इसमें ऐसे सेम के बीच का आकार होगा। इसमें केंद्र ऐसे छोटी छोटी पालियों में नहीं विभक्त होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सवाल आता है कि कणिकामय और अकणिकामय है उसमें क्या अंतर है। कणिकामय 65% है, अकणिकामय 35% है। इसके अंदर केंद्रक है वो पालियों में विभक्त होता है। इसको बहुरूपी केंद्रक वाली कोशिका भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, पालियां आपस में तंतुओं द्वारा जुड़ी होती हैं और अकणिकामय है उसमें या तो केंद्र गोल आकार का होगा या केंद्र का आपको बताना है कि ऐसे सेम के बीच के आकार का होगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद अपन पढ़ेंगे कणिकामय। अब अपन क्या है जो कणिकामय है उसका अध्ययन करेंगे। कणिकामय WBC का अध्ययन करेंगे। कणिकामय WBC, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल, उदासीन रंजी। न्यूट्रोफिल को अपन कहते हैं उदासीन रंजी। दूसरा है जिसका नाम है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और तीसरा है जिसका नाम है बेसोफिल। 3 तरह का है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है।
अब तीनों में अपन डिफरेंट पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों में डिफरेंट बताना है। न्यूट्रोफिल है वो 62% है, लगभग 62% क्या है न्यूट्रोफिल है। इयोसिनोफिल है वो लगभग आपको बताना है 2.5% है, और बेसोफिल है वो 0.5% होती हैं। तो इसके तीन प्रकार हो गए, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। इसके अंदर ये जो कोशिका दल है इसमें छोटे छोटे आकार के कण होते हैं। इसके अंदर कोशिका दल में छोटे छोटे आकार के कण होते हैं, इसके कोशिका दल में बड़े बड़े आकार के कण होते हैं, और इसके कोशिका दल में बड़े और छोटे दोनों आकार के कण होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। आपने क्या देखा, न्यूट्रोफिल है 62% है, इयोसिनोफिल 2.5% है, बेसोफिल 0.5% है। इसमें कोशिका दल में, जो कोशिका दल में उसमें महीन आकार के कण हैं, और इसके कोशिका दल में बड़े आकार के कण हैं, और इसके कोशिका दल में बड़े और छोटे दोनों आकार के कण होते हैं। फिर आपको बताना है इसमें केंद्रक में 2 से 7 पालियां होती हैं। इसमें केंद्रक में 2 से 7 पालियां होती हैं। इसके केंद्रक के अंदर 2 पालियां होती हैं, इसके केंद्रक के अंदर 2 से 3 पालियां होती हैं। ये अपने को डिफरेंस हो गया कि ये 62% है, ये 2.5% है, ये 0.5% है। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका दल महीन आकार का है, इसमें कोशिका दल में बड़े आकार कण है, इसमें कोशिका दल में महीन और बड़े दोनों आकार के कण हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये जो न्यूट्रोफिल है ये बैंगनी रंग की होगी। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। यानी आप इसके ऊपर अम्लीय अभिरंजक डाला तो भी अभिरंजित होगी, और ये क्षारीय अभिरंजक से भी अभिरंजित होगी। अम्लीय अभिरंजक और क्षारीय अभिरंजक दोनों से अभिरंजित होती हैं। ये सिर्फ क्या होती हैं, अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं इयोसिन से। किससे होती हैं, इयोसिन से। और ये आपको बताना है गहरे लाल रंग की या गुलाबी रंग की होती हैं, और ये नीले रंग की होती हैं, और ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं। जो क्षारीय अभिरंजक हैं उससे अभिरंजित होती हैं, और ये नीले रंग की होती हैं। इसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से ये अभिरंजित होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होगी, ये इयोसिन से अभिरंजित होगी, ये इयोसिन और मिथाइल ब्लू दोनों से अभिरंजित होगी। अब ये क्या है, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी ये कोशिका भक्षण की क्रिया दर्शाती हैं। कोशिका भक्षण यानी आपको बताना है फैगोसाइटोसिस क्रिया को दर्शाती हैं, और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। जैसे ये कोई हानिकारक जीवाणु आ गया है तो ये क्या बनाएगी, ये इसके चारों ओर तरफ कूटपाद बनाएगी, ये इसके चारों ओर इस तरह से कूटपाद बनाएगी और इसको घेर कर खा लेगी। तो हमारे शरीर के अंदर फोड़े फुंसियाँ होती हैं, जो मवाद निकलता है यहाँ से छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई हानिकारक जीवाणु आता है तो ये न्यूट्रोफिल उसको खाती हैं और खाकर उसको नष्ट करती हैं, और जो अपचित पदार्थ होता है उसको फोड़े फुंसी के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। तो न्यूट्रोफिल है वो लगभग आपको बताना है, एक बार न्यूट्रोफिल के बारे में जैसे पूछा जाएगा तो अपन कहेंगे न्यूट्रोफिल है वो लगभग क्या है, कोशिका भक्षण की क्रिया दर्शाती हैं। कोशिका भक्षण है उसकी क्रिया को दर्शाएगी। इसके अलावा ये कोशिका पारण की क्रिया को भी दर्शाती हैं। जो कोशिका पारण है जिसको अपन डाइपेडेसिस कहते हैं, कोशिका पारण है। अब न्यूट्रोफिल है वो कोशिका भक्षण की क्रिया दर्शाती है और हानिकारक जीवाणुओं को खा जाती है। इसी तरह से ये कोशिका पारण की क्रिया भी दर्शाती हैं। डाइपेडेसिस क्रिया है। कोशिका पारण क्या है, ये जैसे रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी से ये छनकर पार आ जाती है। रक्त वाहिनी होती है उससे छनकर ये बाहर निकल जाती है, इसको कहते हैं कोशिका पारण। क्या कहते हैं, कोशिका पारण कहते हैं। यानी ये रक्त वाहिनियों से छनकर क्या होती हैं, पार आ जाती हैं। फिर उसके बाद इयोसिनोफिल 2.5% है। ये अम्लीय क्षार अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती हैं। इसमें केंद्रक में 2 पालियां हैं और कोशिका दलों के अंदर बड़े आकार के कण हैं। अब ये क्या है, ये एंटीहिस्टामिक क्रिया दर्शाती हैं। एंटीहिस्टामिक क्रिया है उसको ये दर्शाती हैं। इसके अलावा परजीवी संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, परजीवी संक्रमण के समय ये क्रिया
इनकी संख्या बढ़ जाती है। बेसोफिल है, उस बेसोफिल की विशेषता ये है कि ये हिपेरिन और हिस्टामिन का स्रावन करती हैं। ये हिपेरिन और हिस्टामिन का स्रावन करती हैं। अब हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हमारा खून बाहर आने पर तो जम जाता है, लेकिन रक्त वाहिनियों में जमता नहीं है, क्योंकि रक्त वाहिनियों के अंदर हिपेरिन है। ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि हिपेरिन है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो इन तीनों में आपको कंपैरिजन याद कर लेना है। तीनों का आप डायग्राम अलग अलग बनाओगे, इसका वेन डायग्राम बनाओगे, इसका आपको लाल डायग्राम बनाना है, इसका आपको नीला डायग्राम बनाना है। इसमें केंद्रक में 2 से 3 पारियां बनानी है, इसमें केंद्रक में 2 पारियां बनानी है, इसमें केंद्रक में 2 से 7 पारियां बनानी है। इसका काम है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, इसका काम है हिस्टामिन के प्रभाव को रोकना, इसका काम है परजीवी संक्रमण के समय, और जो अपन कहते हैं किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया तो इयोसिनोफिल है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे आ कणिका में श्वेत रुधिर कणिका। अब अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है मोनोसाइट, एक केंद्रकाणु और लिम्फोसाइट। 2 है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कणिका विहीन WBC। कणिका विहीन WBC 2 तरह की हैं। एक का नाम आपको बताना है मोनोसाइट है, और एक का नाम क्या है? लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट की विशेषता आपको बतानी है। ये लगभग क्या है? 5% है। कितने परसेंट है? 5% है। मोनोसाइट लगभग 5% के आसपास होती हैं और लिम्फोसाइट 30% के आसपास होती हैं। इस मोनोसाइट की विशेषता है कि इसमें केंद्रक सेम के बीज के आकार का होता है। केंद्रक इसमें वर्गाकार आकार का होगा, केंद्रक इसमें वर्गाकार आकार का होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इस लिम्फोसाइट के अंदर केंद्रक गोल आकार का होता है। ये अंतर हो गया। इसके अंदर कोशिका दर थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें कोशिका दर थोड़ा कम होता है। फिर ये जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट एक्चुअल में क्या होती हैं? कोशिका पारण की क्रिया दर्शाती हैं। ये मोनोसाइट कोशिका पारण की क्रिया दर्शाती हैं, यानी ये रक्त वाहिनियां हैं उनसे छनकर बाहर आ जाती हैं। ये बाहर आ गई और इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनका आकार बड़ा हो जाता है। ये रक्त वाहिनियां हैं उनसे छनकर बाहर आ जाती हैं और बाहर आते इनका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होते ही इनको कहते हैं वर्त बक्सकाणु। वर्त बक्सकाणु यानी इसका नाम हो जाता है मैक्रोफेज। इसका नाम हो जाता है मैक्रोफेज। ये सवाल आता है कि मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज एक्चुअल में क्या है? मोनोसाइट ही है। ये मोनोसाइट ये क्या हुआ? इसने रक्त वाहिनियां उससे छनकर बाहर आ गई हैं और रक्त वाहिनियों से छनके आके बाहर आते इसका आकार बड़ा हो गया और बड़ा होते इसको कहते हैं वर्त बक्सकाणु। अब ये जो मोनोसाइट है, वर्त बक्सकाणु है, ये WBC के साथ मिलती हैं। ये वर्त बक्सकाणु है, ये वर्त बक्सकाणु है। ये किसके साथ मिलेगी? ये आपको बताना मोनोसाइट के साथ मिलेगी और क्या बनाएगी? आपको बताना है ये दोनों मिलकर शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति है उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये वर्त बक्सकाणु मोनोसाइट के साथ मिली और शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति है उसका निर्माण करेगी। ये आकार बड़ी हो गई, छन के बाहर आ गई, तो मोनोसाइट 5% है, वर्गाकार है और ये कोशिका पारण की क्रिया दर्शाती हैं और ये छनकर क्या करती है? बाहर आती हैं। बाहर आती ये क्या करती हैं? आकार बड़ी हो गई। मोनोसाइट आकार बड़ी होती है, उसका नाम बदल गया, वर्त बक्सकाणु हो गया। फिर ये मोनोसाइट वर्त बक्सकाणु मिलती हैं और पर शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति बनाती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से इसको जाना जाता है, यानी शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति। अब लिम्फोसाइट 30% है। ये क्या करती हैं? ये प्रतिरक्षी पिंडों का निर्माण करती हैं। जो प्रतिरक्षी पिंड होते हैं उनका निर्माण करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं, इनका जीवन काल 5 से 7 दिन के आसपास होता है और किसी किसी का जीवन काल 100 दिन के आसपास भी होता है। लिम्फोसाइट थोड़े ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं। इस लिम्फोसाइट है, इसका काम होता है, जैसे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है, ये दोनों प्रतिरक्षा का काम करती है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, इसके द्वारा प्रतिरक्षी पिंड बनते हैं। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के भी आगे प्रकार होते हैं। तो अपन देखते हैं, एक सवाल आता है कि जो HIV विषाणु होता है वो कौन सी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है? T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। और T4 लिम्फोसाइट की संख्या कम होने पर ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को एड्स रोग हो रखा है। तो HIV विषाणु किस को संक्रमित करता है? T4 लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है। ये प्रतिरक्षी नष्ट होते ही शरीर में तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब अपन रक्त बिंबाणु पढ़ेंगे। तो रक्त बिंबाणु है, इसको क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से इसको जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग 3 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 3 से 4 लाख इनकी प्रति घन मिलीमीटर संख्या है। अब इसकी विशेषता ये अनियमित आकार की होती हैं। इनका जीवन काल भी कम ही होता है, 5 से 7 दिन इनका जीवन काल होता है, ज़्यादा समय तक ये जिंदा नहीं रहती हैं। अब अपन कहते हैं कि इसकी विशेषता ये है कि ये जो रक्त बिंबाणु है ये रक्त स्कंदन में सहायता करती है। जो रक्त स्कंदन क्रिया है उसमें सहायता करती है, ब्लड क्लोटिंग भी हेल्प करती है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है कि रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का जमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त बिंबाणु की आवश्यकता होती है। अब अपन रक्त के कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। सवाल आता है 2 नंबर का, रक्त के कार्य लिखो। रक्त के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, यानी गैसों का परिवहन करना। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। दूसरा काम है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, उनका परिवहन करना। तीसरा काम है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। जो भोज्य पदार्थ है उनका परिवहन का काम होता है। चौथा काम है रक्त स्कंदन में सहायता करना। रक्त स्कंदन है उसमें ये सहायता करता है। पांचवा काम है रोगों के निदान में। रोगों का निदान यानी रोग है उनकी जांच करने में। डॉक्टर जाते ही ब्लड टेस्ट दिखता है जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसके अंदर खून में कोई गड़बड़ है। WBC RBC की संख्या कम ज़्यादा है, जैसे RBC कम है तो डॉक्टर कहता है एनीमिया रोग हो गया, यानी आप में खून की कमी हो गई। WBC बढ़ गई तो WBC कौन सी बढ़ी है उससे पता चल जाता है उसको TB है, निमोनिया है, हैजा है। तो रोगों का निदान है उसमें इसका रक्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर जाते ही ब्लड टेस्ट इसलिए करता है ताकि उसको पता चलता है बीमारी कौन सी है। तो रोगों के निदान में सहायता है। रक्त का पहला कार्य है गैसों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना, भोज्य पदार्थ का परिवहन करना, जो ग्लूकोज है, विटामिन है, उनको पूरे शरीर में ले जाना। रक्त स्कंदन में सहायक है। इसके अलावा रोगों के निदान में सहायक है। इसके अलावा आपको बताना है कि ये घाव बढ़ने में सहायता करता है। ये जो घाव बढ़ने में भी क्या करता है? सहायक है। इसके अलावा इसके प्रतिरक्षी पिंडों का भी निर्माण होता है। जो प्रतिरक्षी पिंड है उनका भी निर्माण होता है और हानिकारक जीवाणु से लड़ने की क्षमता मिलती है। जो प्रतिरक्षी पिंड है वो क्या करते हैं? हानिकारक रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। शरीर के ताप का नियमन, शरीर का जो तापमान है उस तापमान का नियमन भी होता है। यानी अपन के शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है तो ये खून बहता है और खून गर्मी को उड़ाता रहता है। तो ये तापमान का क्या करता है? नियमन करता है। जैसे इस बुखार आता है तो एकदम शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये वाहिनियाँ फैलती हैं और सारी गर्मी बाहर निकलती रहती हैं। तो ये तापमान का भी क्या करता है? नियमन करता है। बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा, शरीर की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएगा। घाव बढ़ने में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। रोगों के निदान में, रक्त का थक्का जमाने में, भोज्य पदार्थों के परिवहन में, उत्सर्जी पदार्थ के परिवहन में और ये गैसों के परिवहन, ये सब रक्त के कार्य हैं। तो 2 नंबर का सवाल आता है रक्त के कार्य लिखो।
तो बच्चों ये आपको रक्त पूरा हो गया है और रक्त का संगठन अपन ने कर लिया है। रक्त के संगठन में आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।